मॉक एग्जाम की यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एग्जाम के लिए समान अध्ययन का जो प्रैक्टिस सेट हमने शुरू किया था उसका आज 28वां प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं। आपको बता दें कि हमारे इस वीडियो में जो संकलित रहते हैं प्रश्न वो केवल रेलवे एग्जाम ही नहीं, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो उन सब के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुना करें और प्रश्नों के अलावा जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं उनको भी ध्यान से सुने, क्योंकि वो रिलेवेंट बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? विकल्प ए है दादाजी कोंडदेव, विकल्प बी है रामदास, विकल्प सी है तुकाराम और विकल्प डी है एकनाथ। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प है विकल्प बी यानी कि रामदास। दोस्तों, शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम था रामदास। शिवाजी के जो पिता थे उनका नाम था सयाजी भोसले और माता जी का नाम था जीजाबाई। इन्हें भी याद रखें। इनका जो जन्म हुआ था वो 19 फरवरी 1630 में हुआ था। आपको बता दें, शिवाजी ने ही मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी और इन्होंने एक नई युद्ध की तकनीक ईजाद की थी जो बहुत ही पॉपुलर हुई। उसका नाम था छापामार युद्ध की तकनीक शिवाजी ने ईजाद की थी। दूसरा सवाल है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक का श्रेय किसे दिया जाता है? विकल्प ए है स्ट्रेबो को, विकल्प बी है एक अज्ञात यूनानी नाविक को, विकल्प सी है मेगास्थनीज को और विकल्प डी है प्लूटार्क को। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? दोस्तों, इसका सही विकल्प है विकल्प बी यानी एक अज्ञात यूनानी नाविक ने इस पुस्तक की रचना की, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। आपको बता दें, मेगास्थनीज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इंडिका इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। एक और पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री को प्लिनी ने लिखा है। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की है? विकल्प ए है वैशाली, विकल्प बी है कपिलवस्तु, विकल्प सी है कौशाम्बी और विकल्प डी है उज्जैनी। इसका सही विकल्प कौन सा होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प है विकल्प डी यानी उज्जैनी। उज्जैनी की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी, बाकी वैशाली, कपिलवस्तु और कौशाम्बी तीनों जगह की यात्रा बुद्ध के द्वारा की गई थी। आपको बता दें, महात्मा बुद्ध इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने एक धर्म की स्थापना की था, उसका नाम था बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। इनकी जो जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का वो 563 ईस्वी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था 563 ईस्वी में। और इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। कई बार पूछा गया इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया, तो वह सारनाथ। आपको बता दें, इनकी माता का नाम था महामाया और पिता का नाम था शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। चौथा सवाल है, लीमान सिंचाई पद्धति। ये जो एक नई सिंचाई पद्धति है लीमान, इसकी ये कहाँ पे प्रचलित है? विकल्प ए है मध्य पूर्व में, विकल्प बी है उत्तर अफ्रीका में, विकल्प सी है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में और विकल्प डी है मध्य एशिया में। तो उसका सही विकल्प कौन सा होगा? दोस्तों, इसका सही विकल्प है विकल्प डी यानी मध्य एशिया में लीमान सिंचाई जो सिस्टम है, सिंचाई का जो पद्धति है वो प्रचलित है। पांचवा सवाल है, निम्न प्रदेशों में से किसमें सर्वाधिक जल विद्युत संभाव्यता है? मतलब सबसे ज़्यादा जल विद्युत पैदा करने की संभाव्यता नीचे दिए गए जो प्रदेश है उनमें कहाँ पे है? विकल्प ए है यूरोपियन समुदाय, विकल्प बी है मध्य चीन, विकल्प सी है राकीज और विकल्प डी है मध्य अफ्रीका। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी यानी मध्य अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जल विद्युत संभाव्यता पाई जाती है। रीजन ये है कि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती हैं जो बहुत ही ज़्यादा लंबे बड़े जलप्रपात का निर्माण करती हैं। ऐसी स्थिति में जल विद्युत के उत्पादन की संभाव्यता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। छठवां सवाल है, निम्नलिखित यूएसए के राज्यों में कौन कनाडा तथा मैक्सिको के बीच स्थित नहीं है? आपको बताना है कनाडा और मैक्सिको के बीच में कौन सा ये जो है स्थित नहीं है। विकल्प ए है इडाहो तथा ओरेगन, विकल्प बी है अलास्का तथा हवाई, विकल्प सी है नॉर्थ डैकोटा तथा साउथ डैकोटा, विकल्प डी है एरिजोना तथा न्यू मैक्सिको। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा?
दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प बी यानी अलास्का तथा हवाई जो ये स्थान है ये यूएसए के राज्यों में से है और ये कनाडा और मैक्सिको के बीच स्थित नहीं है। 7वां सवाल है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? विकल्प ए है अटॉर्नी जनरल, विकल्प बी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, विकल्प सी है एडवोकेट जनरल और विकल्प डी है सॉलिसिटर जनरल। तो आपको बताना है इसका सही जवाब कौन सा होगा। इसका सही जवाब होगा विकल्प ए यानी कि अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। आपको बता दें अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है और ये सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है। आपको बता दें कैग ये भारतीय संविधान में इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 148 से 151 तक। ये सरकार द्वारा किए गए जितने भी खर्च होते हैं उनकी रिपोर्ट तैयार करता है और संसद में पेश करता है। 8वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करता है? विकल्प ए है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद विकल्प बी है 129, विकल्प सी है 334 और विकल्प डी है 210। इसका सही जवाब कौन सा होगा? उस अनुच्छेद का नाम बताना है जो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा घोषित करता है। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी कि 343 अनुच्छेद, संविधान के जो अनुच्छेद 343 है उसके तहत हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करने की बात की गई है। 9वां सवाल है संविधान की किस सूची में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं की सूची? आपको बताना है जो संविधान की सूची है इस समय वर्तमान में 12 सूचियाँ हैं उनमें से किस में जो है भारतीय भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है? तो विकल्प ए है 5वीं, विकल्प बी है 6ठी, विकल्प सी है 7वीं और विकल्प डी है 8वीं। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? दोस्तों इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी यानी 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची दी गई है। वर्तमान में 22 भारतीय भाषाओं की सूची इसमें दी गई है। आपको बता दें 12 अनुसूचियों में से जो 5वीं अनुसूची है उसमें SC और ST जो हमारे एरियाज हैं वहाँ के प्रशासन संबंधी प्रावधानों की बात की गई है। 6वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं। 7वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है उसका उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में। इसमें 3 श्रेणियां बनाई गई हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में राज्य नियम बना सकता है, केंद्र में केंद्र नियम बना सकता है और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में विरोधाभास है तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा या उसको प्रमुखता दी जाएगी। 10वां सवाल है भंडारी समिति किससे संबंधित है? विकल्प ए है RRB के पुनर्निर्माण से, विकल्प बी है तेल क्षेत्र में सुधार से, विकल्प सी है दूरसंचार क्षेत्र में निजी बाजीगरों से और विकल्प डी है रेलवे मंडलों के संगठन से। आपको बताना है ये किससे रिलेटेड है। तो इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प ए यानी RRB के पुनर्निर्माण से ये भंडारी समिति जुड़ी हुई है। 11वां सवाल है जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? विकल्प ए है इंदिरा गांधी द्वारा, विकल्प बी है संजय गांधी द्वारा, विकल्प सी है जवाहरलाल नेहरू द्वारा और विकल्प डी है राजीव गांधी द्वारा। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प है विकल्प डी यानी राजीव गांधी द्वारा ये जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। ये योजना शुरू की गई थी 1 अप्रैल 1989 में इस योजना की शुरुआत की गई थी राजीव गांधी द्वारा। 12वां सवाल है भारत का पहला सर्व महिला बैंक यानी टोटली उसमें सारी महिलाएं ही एम्प्लॉय होंगी और जो कामकाज होगा उसमें महिलाएं ही रहेंगी। तो ऐसा कौन सा बैंक है? तो विकल्प ए है लक्ष्मी विलास बैंक, विकल्प बी है धनलक्ष्मी बैंक, विकल्प सी है विजया बैंक और विकल्प डी है भारतीय महिला बैंक। तो आपको बताना है सर्व महिला बैंक कौन सा है। इसका सही विकल्प कौन सा होगा दोस्तों? जी हाँ दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प डी यानी भारतीय महिला बैंक। भारत का एकमात्र सर्व महिला बैंक है। आपको बता दें इस बैंक की शुरुआत 1 अप्रैल 2013 को की गई थी। 1 अप्रैल 2013 को इसलिए की गई थी क्योंकि 1 अप्रैल को इंदिरा गांधी का जन्मदिन भी रहता है। तो वुमेन जो महिला सशक्तिकरण की बात होती है इसी कारण 1 अप्रैल को यानी इंदिरा गांधी के जन्मदिन के समय में ही इन्होंने एक सर्व महिला बैंक की घोषणा की थी। इसका जो मुख्यालय होगा वो मुंबई
मुंबई में है और फर्स्ट टाइम जो इनकी पहली चेयरपर्सन बनी थी वो उषा अनंत सुब्रमण्यम। हालांकि अभी हाल फिलहाल यानी 1 अप्रैल 2017 में ही इसको यानी कि भारतीय महिला बैंक को SBI में मर्ज कर दिया गया है। महिला बैंक के साथ साथ 6 अन्य बैंकों को भी स्टेट बैंक में मर्ज किया गया है। 13वां सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? विकल्प ए है थाइमस, विकल्प बी है यकृत, विकल्प सी है अग्न्याशय और विकल्प डी है प्लीहा या स्प्लीन। तो आपको बताना है सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी यानी कि अग्न्याशय। पैंक्रियाज मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ये सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि इसलिए है क्योंकि यहाँ से निकलने वाले सारे एंजाइम जो है भोज्य पदार्थों को पचाने की क्षमता रखते हैं। 14वां सवाल है, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मैमल्स में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? विकल्प ए है कर्णपुर ग्रंथि, विकल्प बी है यकृत, विकल्प सी है अग्न्याशय और विकल्प डी है प्लीहा। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा आपको बताना है कि जो मैमल्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका सही विकल्प होगा दोस्तों विकल्प बी यानी कि यकृत स्तनपायी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यहाँ से पित्तरस का निर्माण होता है। पित्तरस यकृत में ही बनता है। एक चीज़ और बता दें कि यकृत में एक फाइब्रिनोजेन जो हार्मोन होता है, प्रोटीन होती है ये एक प्रकार की प्रोटीन फाइब्रिनोजेन, जो कि रक्त का थक्का जमाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इसका स्राव भी यकृत से होता है। साथ ही हेपारिन का स्राव भी यकृत से ही होता है। हेपारिन का काम होता है कि शरीर में जो ब्लड है उसको जमने ना दे। 15वां और आज का अंतिम सवाल है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो उसका विकल्प ए है F. बेंटिंग, विकल्प बी है एडवर्ड जेनर, विकल्प सी है रोनाल्ड रास और विकल्प डी है S. A. वैक्समैन। आपको बताना है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। तो उसका सही विकल्प होगा विकल्प ए यानी कि F. बेंटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। दोस्तों, जिन लोगों को मधुमेह की बीमारी हो जाती है उन लोगों में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता है, जिसके कारण बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। आपको बता दें ह्यूमन बॉडी में जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है वो अग्न्याशय का जो लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ हैं वहाँ से बीटा सेल उनके द्वारा इंसुलिन पैदा की जाती है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो जो है पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाती, जिससे ग्लूकोज का स्तर मानव शरीर में बढ़ जाता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, हमारी उम्मीद रहती है कि हम सटीक जानकारियाँ ही आपको दें। फिर भी अगर आपके कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखा करें। हमारी जानकारियाँ आपकी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ अगर आप 10 से 15 मिनट देकर इन चीज़ों को रिवाइज करते हैं तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो कृपया लगातार हमारी वीडियोस देखते रहें। आपके सफल भविष्य के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।